नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा और इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। लेकिन क्या ये बात आलाकमान चुनाव के वक्त नहीं जानता था, जब पार्टी में दो धड़े बने हुए थे और एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी जा रही थी? तब इन बातों पर मंथन क्यों नहीं हुआ? चुनाव से पहले जब हरियाणा कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक रहे थे, तब चुप्पी क्यों साधी गई? क्या गठबंधन न करना भी बड़ी भूल थी और इसी वजह से गठबंधन के साथी अब कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं? तंज ही नहीं, सीटों का मोलभाव भी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जेएमएम सीटों को लेकर दबाव बना रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव बना रही है। क्या हरियाणा में कांग्रेस की हार ने कांग्रेस को वापस से पुराने दौर में लाकर खड़ा कर दिया है? आखिर हरियाणा में कांग्रेस जीती बारी हारी कैसे? पहले ये सुन लेते हैं। इसको लेकर आए वार पलटवार और उसके बाद करूंगी सवालों का जिक्र। सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएं। आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा, पहला सवाल आज यही है कि हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही थी क्या हरियाणा में कांग्रेस को हुड्डा ने हाईजैक कर लिया था? क्या शैलजा हुड्डा को हराना चाहती थी और हुड्डा शैलजा को हराना चाहते थे? क्या जाटों को एक तरफा तरजीह गैर जाटों की दूरी की वजह इस चुनावी नतीजे में बनी है? क्या जमीनी कार्यकर्ताओं में जंग और नेताओं का निजी हित सबसे बड़ी वजह रहा है? और छठा सवाल यह कि क्या सहयोगियों के दबाव की वजह से कांग्रेस इस वक्त बैकफुट पर है और हरियाणा में आए चुनावी नतीजों ने क्या अलायंस के साथियों को कांग्रेस पर प्रेशर बनाने का एक मौका दे दिया है? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। मनोज यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। संजय द्विवेदी साहब हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता, इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। और राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी मेहमानों का और साथ ही कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जुड़े, इस बात का मैं थोड़ा सा इंतजार करते हुए सबसे पहले राकेश शुक्ला सर आपके पास आती हूं, क्योंकि आज जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है, जब वो ये कहते हैं कि पार्टी के लोगों का हित पार्टी के हित से ऊपर हो गया था, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट में लोग चले गए थे। इस बात को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स और खुद आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि हरियाणा के चुनाव में ऐसा लग रहा था, एक तरफ हुड्डा और उनके समर्थक, दूसरी तरफ शैलजा और उनके समर्थक आपस में फाइट कर रहे थे। क्या ये बहुत बड़ा घातक चुनावी नतीजा कांग्रेस के लिए इस लिहाज से साबित नहीं हो रहा है? अनम्यूट करेंगे राकेश सर। नहीं, राकेश सर की आवाज क्लियर नहीं है, इसको प्लीज करेक्ट करेंगे। मनोज जी मैं आपके पास आती हूं तब तक, और दीपक झा जैसे ही जुड़े मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। मनोज यादव जी, इस बार के हरियाणा चुनाव में जिस बात को लेकर आप कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई 2-2 सीएम पद के दावेदार हैं इनके यहाँ पर, तो ये तो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के आत्म मंथन के साथ अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है, दिशा तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज इस बात पर चर्चा हो रही, तो क्या पहले आलाकमान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? जी पूर्णिमा जी, ऐसा है कि संजय राउत कहते हैं कि ये कांग्रेस के अहंकार की हार हुई है, वहीं किस तरह से अखिलेश यादव इनसे किनारा कर लेते हैं, अपने उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतार देते हैं, और किस तरह से लगातार इनके आपस में
लड़ाई झगड़े हो रहे थे, किस तरह शैलजा जी कुछ बोल रही थी, रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ये साफ साफ है कि किस तरह से वहां पर हरियाणा में अखिल भारतीय कांग्रेस का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा था। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में रहा 1 महीना, वहां मैंने देखा अखिल भारतीय स्वरूप दिखता है। उससे पहले असम में मैं गया था, लगातार चुनाव में जाता। इस बार हरियाणा में भी मैं था, तो हरियाणा में मैंने देखा कि वहां पर हुड्डा कांग्रेस थी और केवल इनकी पार्टी में अंदरूनी कलह नहीं चल रहा था, इंडी गठबंधन में भी जो भानुमति का कुनबा है वो भी एक साथ नहीं था। ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से अंतर कलह इनके यहाँ था। और राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से बोल दिया गया था कि आप सकाले सकाले निकल जाया करो, रात में आया करो, सकाले सकाले जाया करो। और लास्ट आखिरी फेज में उनको उतारा। और जिन सीटों पर राहुल गांधी जी गए प्रचार करने के लिए, 13 सीटों पे गए, उनमें 3 सीटें जीते हैं वो, और 3 सीटें जो जीते हैं वो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं। वो तो इनको जीतना ही जीतना था। लेकिन ये साफ साफ हो गया कि इनके अहंकार की हार है, ये तुष्टीकरण की हार है, ये परिवारवाद की हार है। और ये साफ साफ दिखाता है कि जो अगर कोई सुशासन दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त कोई सरकार दे सकता है, स्थायी सरकार को दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी के डबल इंजन की सरकार ने जो वहां पर काम किए, दामाद और दलालों से जो मुक्ति दिलाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो स्पष्ट दिखाता है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी के ऊपर बना हुआ है। और जहां तक अब राहुल गांधी जी का सवाल है कि राहुल गांधी जी मंथन कर रहे हैं, अच्छी बात है, मंथन करें। वो ये चुनाव से पहले कागजी शेर बन जाते हैं, बाद में ढेर हो जाते हैं। और अभी ये लोग ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले बोले इलेक्शन कमीशन किस तरह से स्लो प्रोसेस करने का काम कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले लोग लगातार अपनी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर सवाल ना उठा करके, राहुल गांधी पर सवाल ना उठा करके लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं? मैं पूछता हूं, जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या तंत्र के द्वारा आया है? हाँ। जो तेलंगाना में इनकी जीत हुई थी वो क्या किसी तंत्र की जीत हुई थी? कर्नाटक में जो ये जीते थे तो लेकिन किस आपकी तंत्र की इस जीत बात हुई पर थी? उनका हिमाचल तर्क में ये जीते है तो कि किस वो तंत्र की एक जीत मुख्य हुई? विपक्षी तो मैं पार्टी कहता होने हूं के डब्बे नाते, में समस्या है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उनको पूरा अधिकार है, अगर उनको किसी भी तरीके की शंका है तो ये चुनाव आयोग का काम है कि उस शंका को दूर करे। ऐसा उनका कहना है कि ये किया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से मानता हूं। हाँ। जी बोलिए। नहीं पूर्णिमा जी दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हैं, जो सहूलियत की राजनीति करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जम्मू कश्मीर पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप? जम्मू कश्मीर में भी तो अभी वर्तमान में इलेक्शन हुआ है, चुनाव का रिजल्ट आया, ये लोग सरकार बनाने जा रहे हैं वहां पर। हरियाणा पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? हिमाचल में इनकी सरकार आती है तो वहां पर सवाल क्यों नहीं उठाते? तेलंगाना में आती है सरकार और 99 इनकी जब सीट आई लोकसभा में तो छाती पीट रहे थे कि देखो संविधान जीत गया है, हमारी जीत हुई है। तो 99 सीट जब इनके पास, ठीक है सब, बाकी लोगों से भी मैं जल्दी से प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ मनोज यादव जी, आपको और समय दूंगी। तारिक अहमद लारी साहब आपके पास आती हूँ, फिर संजय द्विवेदी जी आपके पास, और राकेश शुक्ला जी जैसे ही जुड़े बताइएगा, फिर धीरेन्द्र जी के पास भी जाऊंगी। तारिक अहमद लारी साहब, ये बताइए कि क्या ऐसा डर लगने लगा है अखिलेश यादव को कि भाई इनके साथ अलायंस करके हमने कर दी गलती? क्योंकि बात यह है कि अब सहयोगी दल ये कहने लगे हैं, और किसी दबी जबान में नहीं, अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि जीती हुई बाजी को हारा कैसे जाता है, ये कोई कांग्रेस से सीखे। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है कांग्रेस के साथ हरियाणा में आए चुनावी नतीजों के बाद? देखिए, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने आज ही बयान जारी किया है कि हमारा गठबंधन बना रहेगा। गठबंधन 2 लोगों के बीच है, बातचीत 2 लोगों के बीच है, जिनका नाम है अखिलेश जी और राहुल जी। बाकी बीच में कोई भी बयान देता है, चाहे वो यहाँ की प्रदेश यूनिट भी दे, आज उनके केंद्र नेतृत्व के जो उनके लेफ्ट और राइट चलते हैं वो थे, हम उस बात को नहीं मानने वाले। राहुल जी को बयान देंगे तो उस बयान पे हम रिएक्शन अपना देंगे। अभी हमारा गठबंधन राहुल जी के साथ चल रहा है और वो चलता रहेगा। इसमें बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन कांग्रेस से टूट गया है। नहीं, लेकिन इसमें 2 बातें हैं लारी साहब, इसमें 2 बातें हैं। एक ये कि मुझे याद है जब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस आपसे ज्यादा सीटें चाहती थी, अखिलेश यादव बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनको ज्यादा सीटें दी जाएं। क्या अब विश्वास की कमी कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के मन में पहले से थी? दूसरा, अब उपचुनाव होने 6 सीटों पर कैंडिडेट, आपने कांग्रेस से क्या इसको लेकर चर्चा की कि भाई बताइए आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? हम 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उनके नाम का ऐलान कर रहे हैं या तय कर दे रहे हैं? इन 6 सीटों को छोड़िए, मैं पूरी 10 सीटों की बात कर रहा हूँ। पूरी 10 सीटों में कहीं पे भी कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को कोई भी वोट नहीं मिला था। वो थे ही नहीं, वो फाइट में नहीं थे। किसी को 400 मिला था, किसी को 500 मिला था, किसी को 600 मिला था। तो वहां पे जो फर्स्ट और
सेकंड सिटिंग पे था, उसको अपनी सीटें मिलेंगी। जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट वहां रहेंगे। ये गठबंधन का एक उसूल होता है, इस उसूल को फॉलो करना होता है। तो इस गठबंधन के उसूल के तहत अगर हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड हम हैं, हम वहां चुनाव लड़ेंगे। आप अचानक आके कह दें कि नहीं हम वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक ये है। बातचीत तय हो जाएगी, अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे। और अगर किसी को तकलीफ है, मान लीजिए हमारी पार्टी में किसी को तकलीफ है कि कांग्रेस को 2 सीटें 3 सीटें दी जा रही हैं, या उनकी पार्टी में तकलीफ है कि कांग्रेस 2 ही सीटों पर लड़ रही है, तो बेहतर है वो आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दे और कहीं और चला जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन। दीपक झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक झा, राहुल गांधी ने किया मंथन और इस मंथन के साथ निकल कर आई बहुत प्रमुख वजह, जिसमें से एक ये रही कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो भारी पड़ गया नेताओं का पार्टी के इंटरेस्ट के ऊपर। यही बात लगातार कही जा रही थी कि आपके बीच में पार्टी के अंदर ये कुमारी सैलजा वर्सेस हुड्डा साहब, ये एक इंटरनल एक फाइट ऐसी चल रही थी जो कई बार उजागर हुई बयानबाजियों के जरिए। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इससे गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि अब आपके सहयोगी दल भी ये कह चुके हैं कि हारी हुई जीती हुई बाजी को अगर हारना है तो वो कांग्रेस को देखे कि किस तरीके से हारी जाती है। ये जाहिर बात है कि आपकी पोजिशनिंग को भी कहीं ना कहीं लूजन अप करता है आपके अलायंस के बीच में, और दूसरा आपकी खुद की पार्टी जो हरियाणा में जीतते जीतते शायद चुनाव हार गई। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आप इस देश में चुनाव जीतना और हारना तो चलता रहेगा, लेकिन बात है कि इंटरनली हमारी क्या निकल के आया है। अभी राहुल गांधी जी ने और कमेटी ने बताया कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे, और जो आपने रिपोर्ट बता दी कि इंटरनल, ये अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ये मीडिया की अफवाह है, लोगों में ऐसी फैलाई जा रही है। अभी मुख्य बात क्या है कि हमने कहा है कि हमारी जो स्टैंडिंग है कि हम इस चुनाव के रिजल्ट के लिए हम कह रहे हैं कि 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे धांधली हुई है। उन सीटों पे आप बताइए ना कि किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। जो 90% ईवीएम है उनको आप बताइए जरा कि देश को बताइए कि किस तरीके से भाजपा के पक्ष में 70% से 80% वोट आते हैं और कैसे 90% चार्ज रह जाती है। तो ये कई सारे टेक्निकल सवाल है जो कि हमने चुनाव आयोग से किए हैं, और हमारी अभी इंटरनल कमेटी की बैठक चल रही है, अभी उस पर डिस्कशन हो रहा है, और किसी सहयोगी दलों के साथ हमारी कोई मतभेद नहीं है। सहयोगी दल बिल्कुल स्वतंत्र है, ना कि भाजपा की तरह यहाँ पे कि सबको मुंह बंद करके रखना है। भाजपा में आपने भी देखा है राजस्थान में किस तरीके से पर्ची वाले सीएम बनाए जाते हैं। मोदी जी यहाँ से पर्ची भेजते हैं, अमित शाह जी पर्ची लिख के भेजते हैं, और वहाँ पे एक नाम ले लिया जाता है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जहाँ पे पर्ची वाला सीएम बनेगा वहाँ तो कोई टकरार नहीं होगी, वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे जनता चुनेगी वहां तो बातें आएंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक दावेदार होता है, अपने आप में नेता होता है, और राजनीति में सारे लोग चाहते हैं कि हम बड़ी पदों पे जाए, बड़ी पोस्टों पे जाए, तो उसमें कोई तकरार नहीं। आती हूँ यादव जी, 10 सेकंड ठीक है। मनोज जी इसका आप काउंटर रखिएगा, लेकिन दीपक झा, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कशन हुआ, ये सारी की सारी मीडिया की अफवाह है, तो आपके नेता हैं अजय माकन, जब वो बाहर निकले और उनसे इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि हार के बहुत सारे कारण हैं जो कि चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद से जुड़े हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, नेताओं के मतभेद से जुड़े हुए हैं। इसी बैठक में शैलजा को आपने दूर रखा, हुड्डा साहब को बुलाया, हुड्डा साहब इस बैठक का हिस्सा नहीं बने, और दोनों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके की रस्साकशी चल रही है साहब, ये बिल्कुल मीडिया की अफवाह नहीं है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जिसको शायद आप एक कवर देना चाहते हैं। मनोज यादव आप काउंटर रखिएगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाओ। आपकी बात अधूरी है, आपकी बात अधूरी हो जाएगी। मैं थोड़ा 2 लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूँ। किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि देखिए सारा कैंपेनिंग किस तरीके से किया गया था, किस नेता के इर्द गिर्द किया गया था हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ऐसा कोई वहां पे व्यक्ति प्रमुख नहीं था, हुड्डा जी भी थे, संजय भी थी, सुरजेवाला जी भी थे, सारे नेता थे। और किस तरीके से भाजपा दुष्प्रचार कर रहे थे कि महिला का अपमान हो रहा है, दलित नेताओं का अपमान हो रहा है। ठीक है, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, और उनकी अपनी इस स्ट्रैटेजी को लेकर संजय राउत भी तारीफ कर रहे हैं साहब, आप ही के साथी हैं, इनके नहीं है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। ये संजय राउत का बयान है, ये बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं है। ठीक है यादव साहब, जल्दी से काउंटर रखिएगा प्लीज। जी देखिए पूर्णिमा जी, हम ये कह नहीं रहे कि हमारा इनका इंडी गठबंधन क्या काम कर रहा था। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बोलते हैं हम साथ साथ हैं, सपा और कांग्रेस पार्टी बोलती है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस पार्टी कहते हैं हम साथ साथ हैं, पंजाब में देखते हैं कि कहते हैं हम आपके कौन है, उसी तरह हरियाणा में भी चल रहा था, हम थोड़ी ना तय किए थे। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव जी ने कहा 1-2 सीट दे दीजिए मुझे, उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत नहीं है। और जहां तक इनके शैलजा जी का सवाल है, शैलजा जी से जब टीवी चैनल पर पूछा जाता है कि आपकी आखिरी बात कब हुई थी, तो बोला कि हम वो जोर से ठाका लगाती, कहती आखिरी बात तो मुझे याद नहीं है। फिर बोला कि आप प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रचार मुझे बुलाएंगे ही नहीं वो कभी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा, आप ही के नेता शैलजा कुमारी शैलजा जी ने कहा है और उन्हीं का बयान है। बहरहाल चलो, इनका एक अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन वाली सरकार दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची और खर्ची के 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। अरे आपके यहाँ तो पर्ची खर्ची आपके यहाँ चलती थी साहब, किस तरह से पर्ची और खर्ची के माध्यम से लोगों को नौकरी दी जाती थी। मैं एक शेर और मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है। ना हीरे की चमक है, ना नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो ऐसा है दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खून पसीना से काम करता है, लगातार नीचे जमीन पर काम करता है। आपकी तरह नहीं है कि ट्विटर खेलता है और चांदी की चम्मच लेकर के और सोने की चम्मच लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं खड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी हो, मनोहर खट्टर हो या मनोज यादव जैसे कार्यकर्ता हो, चांदी की चम्मच सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। ठीक है दीपक, मुझे थोड़ा सा समय, 3 मेहमानों के पास एक भी प्रतिक्रिया लेने के लिए नहीं जा पाई हूं, उनसे बस प्रतिक्रिया लेके मैं काउंटर के लिए आपके पास आती हूं। संजय द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए आखिर ऐसी कौन सी स्थिति या इस तरीके का क्या हो गया अचानक से हरियाणा में आए चुनावी नतीजों के बाद कि अब ये तक कहा जा रहा है महाराष्ट्र चुनावों को लेकर कि शायद उद्धव गुट जो है वो फूंक फूंक कर कदम रखेगा। ये भी कहा जा रहा है कि भाई चेहरा बताइए कौन होगा। ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि आत्ममंथन करना होगा, अकेले जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी आपको हरियाणा में, साथी को साथ ले लेते। क्या एक डर या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कांग्रेस के लिए उद्धव के गुट में पैदा हो चुका है महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों से पहले? संजय द्विवेदी जी अनम्यूट करेंगे। संजय द्विवेदी जी, नहीं संजय जी नहीं आ पा रही आपकी आवाज, एक बार और ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तब तक इसको सॉर्ट कर लीजिए संजय द्विवेदी जी। इसी सवाल के साथ आपके पास मैं फिर से आऊंगी। इसी बीच में धीरेन्द्र कुमार मुन्ना साहब आपके पास आती हूं मैं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, अब उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको लड़ने की तैयारी है, थोड़ा सा समय है, फिर उसके बाद जाहिर है कि विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा भी समय है। हरियाणा चुनाव के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस एक नॉन नेगोशिएटिंग स्टेट में आई है, खास तौर से जब वो अलायंस की ताकत सबके एक साथ होने की बात करती थी? इतना बड़ा डेंट कांग्रेस को हरियाणा में हुई हार से मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से खास तौर पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्णिमा जी, कांग्रेस ऐसे तो पूरे देश में कहीं नहीं है। इनके पास फैक्ट चेक करने की ये बात कह रहे हैं, एक्चुअली में इनको करना चाहिए इम्पैक्ट चेक। जिस तरह से अपने गठबंधन के साथियों की सीटों को ही ये लेते हैं, जिस तरह से अपने दल में दलितों को सम्मान नहीं देते हैं, वह भी दलित महिला कुमारी शैलजा जी महिला भी है, उनको भी सम्मान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं ओबीसी की बात, जो बोलते हैं कि हम दलितों की लड़ाई को लड़ते हैं और विदेश की धरती पर जाकर के बोलते हैं कि आरक्षण को हम फिर से समाप्त करेंगे, तो ये सब डर जो लोगों को एक कांग्रेस के प्रति है इसी का ये रिजल्ट है। और ये इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि किसान, पहलवान और जवान के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो पुराना इतिहास रहा है न पूर्णिमा जी, वो रहा है बेईमान का। तो हरियाणा के लोग जो है, और जो उन्होंने वहां के जवानों ने लड़ा, वहां के किसानों ने लड़ा और वहां के पहलवानों ने भी लड़ा, और वो लड़ा कांग्रेस रूपी बेईमान से, इसीलिए वहां की हार हुई। और उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें 2-4 मिली है कांग्रेस को, वो आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सीट है, वो समाजवादी की कृपा से कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत को पहचान नहीं रही है और स्थानीय और क्षेत्रीय दलों की ताकत से अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इस बात को इस चुनाव ने साबित कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में 7 सीटें तो दे दिया कांग्रेस अपने कैंडिडेट को,
सपा ने। तो अब 3 सीटें बची है, उसमें से 3 में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, ये उनका विषय है। लेकिन इतना तय है कि जिस भूमिका में, जिस लय में वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी चले थे, वो लय अब रहने वाला नहीं। ठीक है लारी साहब, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो आप कह रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट भी कह रही है इसमें बहुत कुछ। देखिए, एक मामला ये था कि ये बात तो फैक्ट है कि जो इनके लोकल लीडरशिप है वो निहायती जबान से बदतमीज लोग हैं और उनको थोड़ा अपनी दायरे में रहना चाहिए। बात फैक्ट है, ये बात मैं इससे दोहराया नहीं करूंगा। दूसरा, इनके हरियाणा के भी जो लोग थे, वहां पे भी जो कौन था वो जो मुख्यमंत्री था पहले, उसने भी कहा कि कौन अखिलेश, और अखिलेश को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और ये कुछ नहीं है, समाजवादी की क्या हैसियत है। वो ये भूल गए थे कि वहां पे 10-12% यादव वोट भी हैं। तो आपने ये बात तो फैक्ट माननी पड़ेगी कि अनडिस्प्यूटेड नेता है पूरे राष्ट्र के यादव समाज के, और उस यादव समाज को आपने बेइज्जत किया तो यादव समाज ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपको किनारा कशी कर दी। ये बात फैक्ट है। संजय राउत जी ने जो कहा कि कोई कांग्रेस से सीखे कि जीत को हार में कैसे बदला जाता है, बात फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने जो बयानबाजी इनके जो दिमाग से पैदल नेता लोग कर रहे हैं, जो सीनियर कैटेगरी में आ गए, जिनको घर में बैठा देना चाहिए, उन लोगों को जो तवज्जो दे रहे हैं उसका नतीजा मिला है इनको। कुमारी शैलजा जी के साथ जो किया गया वो भी गलत किया गया। वो भी एक यंग डायनेमिक लेडी है, ठीक है, शी इज अबव 50, लेकिन स्टिल शी इज कंसिडर्ड यंग। उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। जिस आदमी के हाथ से सत्ता छीन कर बीजेपी के हाथ में गई थी, आप उसी को फिर से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कर रहे हो, तो जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि कौन आदमी है ये, यार किसी काम का नहीं है, इसको तो हमने हटाया, फिर इसको आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहे हो। ठीक है। तो इनके कई जो लूज टॉक्स होते हैं, मैं तारीफ करूंगा राहुल जी की, सोनिया जी की और प्रियंका जी की, कि उनकी तरफ से कोई लूज टॉक नहीं होता है, लेकिन उनके जो लगे हुए बबुए हुए वो जो लूज टॉक करते हैं उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। ठीक है, ये उनको कंट्रोल करना चाहिए। और इसका जवाब दीपक जी से लेने से पहले संजय द्विवेदी जी जल्दी से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका क्विक जवाब आपसे लूंगी, फिर राकेश शुक्ला जी आपके पास, फिर दीपक जी आपके पास आऊंगी। कौन डिस्कनेक्ट हुआ है मुझे कंफर्म करेंगे? संजय द्विवेदी जी डिस्कनेक्ट हुए? ठीक है, राकेश जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है राकेश जी, जल्दी से आपका एनालिसिस, जो राहुल गांधी ने कहा है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी सो बनेगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के समीकरण और ये कहते हुए कि लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर हो गया था, ये बहुत घातक साबित हुआ है इनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सहयोगी दलों के बीच में नेगोशिएटिंग पावर क्या कांग्रेस की कम होगी इसके साथ? आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने। देखिए, हरियाणा में ये वास्तविकता है कि जो भी इंडी गठबंधन के सहयोगी है वो बिल्कुल तरह से निष्प्रभावी है, उनका कोई प्रभाव नहीं है वहाँ पे। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी वहाँ पे बिल्कुल ही प्रभावी नहीं है। और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के 85 सीटों पर जमानत जब्त होना स्पष्ट कर देता है कि भाई वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, अभी लारी जी एक चीज बोल रहे थे, तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि यदि उत्तर प्रदेश के यादव बिरादरी अखिलेश को अपना नेता मानती है, बिहार की यादव बिरादरी लालू जी और तेजस्वी जी को अपना नेता मानती है, तो हरियाणा की यादव बिरादरी राव इंद्रजीत को अपना नेता क्यों नहीं मान सकती? यदि मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो प्रभावी यदि बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते हैं, तो अखिलेश जी हरियाणा में कैसे प्रभावी होंगे? तो ये जहां तक समीकरण की बात है कि आपको क्षेत्रीय दलों को और इंडी गठबंधन के दलों को भी महत्व देना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस का ये निर्णय बहुत अच्छा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वहां फ्री हैंड दिया गया। यदि भूपेंद्र जी को फ्री हैंड नहीं दिया जाता तो 37 सीट जीतना भी कठिन हो जाता। शैलजा जी का जहां तक प्रश्न आता है, शैलजा जी वहां पे इतना ज्यादा प्रभावी नहीं थी जो कांग्रेस को हरा सकी। फिर जहां तक दलित एजेंडे की बात है, तो राहुल लारी साहब को लगता है इसमें कोई एक अचानक से बीच में जोक मिला है? राकेश शुक्ला जी बड़ा जबरदस्त ठाके मार के हंसे हैं लारी साहब। ठीक है, इनको कोई तो जोक मिला है, मैं इनसे पूछ लूंगी थोड़ी देर में। द्विवेदी साहब आ रही हूं आपके पास। राकेश जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे।
कि वहां पे अंडर करंट कांग्रेस नहीं समझ पाई। भारतीय जनता पार्टी को लेके जो कहा गया सत्ता विरोधी है, आप वहां मतदान का परसेंटेज देखिए, वो परसेंटेज कहीं भी सत्ता विरोधी नहीं दिख रहा था। 2014 में 75% से ऊपर मतदान हुआ, वो सत्ता विरोधी संकेत दिया था। 2019 में 68% के आसपास हुआ, और इस बार जो मतदान हुआ वो स्पष्ट तौर पे नहीं बता रहा था। एक लास्ट बात मैं ये जरूर कहूंगा कि चौथा राज्य हरियाणा है जहां भाजपा जीती बिना चेहरे की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा की जीत हुई है। वहां भी नायब सिंह सैनी 6 बार पुराने मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब है नेतृत्व की नहीं, भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है और कांग्रेस को अपने प्रति विश्वास ठीक है संजय, ठीक है संजय जी, मैं तीसरी बार में चाहूंगी कि आपसे मुझे जवाब जरूर मिल पाए सर। जी मिल जाएगा जवाब। आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल अभी आ रही है सर, बोलिए। मैं कहता कि ना अहंकार की हार है, ना आपके जो परिवारवाद इसकी हार है। ये हार इसकी नहीं है, जो भी हमारे भाई कह रहे थे। देखिए, चुनाव जो लड़ा कांग्रेस ने, जो इससे पहले जो चुनाव हुआ उससे सबसे अच्छा चुनाव लड़ा। जिस सीट पे भोकाट भी खड़ी हुई थी हमारी पहलवान साथी, वो आप देखिए कि वहां पे 20 साल में जीता नहीं था, और वो कितने वोट जारी, मुश्किल से 500-700 वोट जारी। ऐसे 15 से 20 सीटें हैं जहां मार्जिन कम हुआ, और उस 1000 के अंदर से हारा है कैंडिडेट हारा है। आप देखिए 2 वोट से जम्मू कश्मीर में विधायक जीत गया। द्विवेदी साहब मूल सवाल, द्विवेदी साहब जल्दी से मूल सवाल को दोहरा देती हूँ, मूल सवाल को एक बार दोहरा देती हूँ। मेरा मूल सवाल ये था कि जिस तरीके का स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है, आर्ट ऑफ टर्निंग विक्ट्री इनटू डिफीट, ये शिवसेना कह रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस में खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो रहा है। तो फिर इस बयान के फिर मायने क्या है सर? इस बात के मायने क्या है? देखिए, बयान अलग चीज होती है। बयान से मतलब नहीं, तो फिर राजनीति में बयानों से ना समझा जाए तो फिर किससे समझा जाए? हमें बोल रहे थे नहीं, बयानों से ना समझा जाए तो किससे समझा जाए, ये बताइए द्विवेदी साहब। चुप बैठा हूँ, इतनी देर से मैं चुप बैठा हूँ, हमारा आवाज नहीं आ रही। अरे द्विवेदी साहब, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम था ना, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए कम से कम। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ, ये ना अहंकार राहुल गांधी जी में है। अहंकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जिस तरह से बोल रहे थे अभी, देखिए हार जीत अपनी जगह होती है। आज हम हारे, कल वो हारेंगे। आज जम्मू कश्मीर हम जीते, कल होता वो जीते। बात ये हार जीत की नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज जो प्रदर्शन किया 10 साल बाद, अभी 10 साल से प्रदर्शन क्या हो रहा था? 50 सीटें आ रही थी, 48 सीटें आ रही थी देश भर में लोकसभा की। आज कम से कम उन हर राज्यों में इनका जो लोगों के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, जनता के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। जनता देख रही है। हार जीत को आप इस तरह से कर लें। देखिए, हार जीत होने का 48 वोट से हमारे लोकसभा चुनाव में हमारा शिवसेना पे कर दिया गया। 2 वोट से जम्मू धीमे धीमे देखते देखते हाथ से सरकारें खिसकती जा रही हैं। आप कह रहे हैं हार जीत से क्या है, कोई बात नहीं है, गजब बात करते हैं साहब। तो आप राजनीति में क्यों है अगर आपको चुनाव ही नहीं जीतना है? तो आप लोग राजनीति में क्यों है? अगर आपको चुनाव दान दे दीजिए ना फिर दूसरी पार्टी को, बोलिए हमको नहीं जीतना चुनाव, आप लोग जीतते रहिए। सर, आप जिस तरीके से इसको गोलमोल आप कहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके सबसे सुप्रीम लीडर एक बात कहते हैं, उसका कोई मायना ही नहीं है, मतलब ऐसे ही कह गए वो चलते चलते। ठीक है, ठीक है। इस पर मनोज जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। दीपक जी आपका काउंटर में लूंगी, दीपक जी अपना काउंटर रखेंगे, फिर उसके बाद मनोज यादव जी और फिर लारी साहब आपके पास आती हूँ। दीपक जी। जी पूर्णिमा जी, मैं यहाँ पे सुन रहा था जो हमारे मुन्ना भाई बैठे हुए हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, बेईमान पार्टी एंड ऑल। मैं इनसे ऐसे शब्दों की उम्मीद तो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इनको तलवार चाट पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं बोलूंगा। पूरे देश ने देखा किस तरीके से आदरणीय रामविलास पासवान जी के सामान को घर से निकाल दिया गया, लेकिन चिराग पासवान तलवार चाटते रहे नरेंद्र मोदी जी का। पूरे देश ने देखा किस तरीके से पार्टी 2 फाड़ बट गई, लेकिन फिर भी चिराग पासवान तलवार चाटते रहे नरेंद्र मोदी जी का। पूरे देश ने देखा कि चाचा को तो बना दिया मंत्री, भतीजे को निकाल दिया कैबिनेट से मंत्री, चुनाव भी नहीं लड़ना। विधायक यहाँ इन लोगों ने बिहार में किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया था भाजपा ने।
पूरे देश ने देखा। तो किस तरीके से आके यहाँ पे कांग्रेस को ज्ञान देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए भैया? मोदी जी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो क्या वीरेंद्र कुमार की आप? तो खैर इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा मैं। अपने गिरेवान में आप इनको चुप करा दीजिए। पूर्णिमा जी को बीच में नहीं बोला था, बहुत धैर्य के साथ सुन रहा था। धीरेन्द्र जी पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप काउंटर रख दीजिएगा। सुन लेते हैं पहले, बोलिए दीपक जी। तो तलवार चाटो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, तलवार चाटो पार्टी के जो नेता हैं चिराग पासवान जी, इन लोगों से हमें अपने कांग्रेस पे ज्ञान नहीं लेना है, गठबंधन कैसे चलाना है हमें ज्ञान नहीं लेना है। बिहार में भाजपा का और एलजेपी का क्या रहा है हाल, विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा था। इस तरीके से इनको उखाड़ के फेंक दिया था, इनको अपने गठबंधन से बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पे आके भैया बड़े बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं मुन्ना जी। इतने मुन्ना तो आप सालिना शब्द नहीं हो। आपको किस तरीके से भाजपा ने लताड़ा था और फिर भी आप गठबंधन में बने रहे। पूरे देश ने देखा है कैसे बातें करते भैया, कैसे यहाँ राहुल गांधी की आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। दीपक जी मुझे लगता है दीपक जी मुझे लगता है कि मुन्ना साहब क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि शिवसेना आपको लेकर क्या छाप रहा है। आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपकी सहयोगी पार्टी इस वक्त आपको लेकर क्या कह रही है। मुन्ना साहब एक सेकंड। दीपक जी ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि जो विपक्षी पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो तो बोलेंगे आपकी पार्टी को लेकर, लेकिन क्या ये ज्यादा सोचने की बड़ी वजह नहीं है कि आपकी साथी पार्टियां आपको लेकर क्या कहती हैं? शिवसेना ने अपने मुखपत्र में क्या क्या लिखा है उसको आपने पढ़ा, लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा। वो क्या कहते हैं कि ये कांग्रेस के साथ हमेशा की समस्या है। बीजेपी की हालत इतनी खराब थी कि गांव में उनके नेताओं को, लीडर्स को लोग घुसने नहीं देना चाहते थे, फिर भी जो नतीजे आए वो कांग्रेस के विरुद्ध आए, बीजेपी के पक्ष में आए। और कांग्रेस ये हमेशा करती है, ये उसके साथ हमेशा की दिक्कत है। ये सिर्फ एक बात है, कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र आपका सामना कर रहा है, ये मुन्ना साहब या मनोज यादव नहीं कर रहे हैं, ये सामना में लिखा जा रहा है। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि आपके सहयोगी पार्टी आपको कैसे देख रही है। अब मैं जवाब दूं पूर्णिमा जी? दीजिए। देखिए मैंने जवाब अभी दिया भाजपा प्रवक्ताओं का, उनके सहयोगी दलों का, कि गठबंधन पर ज्ञान न दे कि इनका गठबंधन धर्म किस तरीके से निभाते। हमारे जो सहयोगी हैं, मैंने आपको कहा हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, उनकी सलाह का, उनकी मशवरा का भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे सहयोगी हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारा गठबंधन बना था चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, हर राज्य में इनको चुप करा दीजिए भैया। बिना वजह भोगते हैं, इतना क्यों बोलते हो भाई? इनको चुप करा दीजिए। बिना वजह तो खैर क्या, और चुप कराने वाली वैसी कोई बात नहीं है। दीपक जी आप ये बोलिए कि बीच में बोल रहे हैं वो एक अलग बात है। बोलिए यादव जी, आ रही हूँ बस। बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। इतनी बढ़िया डिबेट जा रही है, सारे लोग अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी इतनी बढ़िया डिबेट हो रही है। बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे हमारा इंडिया जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए निमित्त बनाया गया था, लोकसभा के चुनाव से। लेकिन राज्यों में चुनाव होगा, किसको कहाँ कितना सीट लड़ेगी, आम आदमी पार्टी हमारे साथ लड़ेगी नहीं लड़ेगी, तो राज्यों का तो मुद्दा ही नहीं है। राज्य में आम आदमी के साथ हमारा कोई गठबंधन था ही नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव के साथ हमारे गठबंधन होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं होते हैं। तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको इसको लेकर बहुत क्लैरिटी है दीपक जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है यादव जी इसका जवाब देंगे मनोज जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ दीपक जी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इसको लेकर बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है इससे, समझ में नहीं आता है कि भाई ये साथ साथ हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को नसीहतें दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना भी चाहते हैं चुनाव या नहीं लड़ना चाहते, या सिर्फ ये दिखाने के लिए मोदी विरोध में कि हम साथ साथ खड़े हुए हैं। मनोज यादव जी जवाब देंगे। पूर्णिमा जी एक सवाल भाजपा से और कर लीजिएगा। नहीं ठीक है प्लीज, अभी मुझे सवाल लेने दीजिए, मुझे सवाल लेने दीजिए, समय कम है मेरे पास दीपक जी, समय थोड़ा सा कम है, प्लीज समय थोड़ा सा कम। पासवान को दो फाड़। ठीक है चिराग पासवान वो अपनी पार्टी तय करेगी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन चिराग पासवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते वो इनको हैंडल करने दीजिए। आप भी हैंडल शैलजा और हुड्डा साहब को करते तो शायद हरियाणा में नतीजे नहीं होते। मनोज यादव जी, मनोज जी जल्दी से अपनी बात रखेंगे। मनोज जी क्विकली, मनोज जी जी आप बोलिए। मनोज जी बोलिए। भाई आपका हो गया। देखिए पूर्णिमा जी ऐसा है कि
अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे लगातार कि कांग्रेस सोनिया जी चोर है, राहुल गांधी चोर है, इनको जेल में डाल देना चाहिए, सीबीआई कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा होगा, बाद में इन्हीं के साथ ये गठबंधन कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे मुहावरे में? मैं बोलना नहीं चाहता हूं अब शब्द इस तरह के, इसको चाट करके कहते हैं ना, एक शब्द है वो नहीं बोलना चाह रहा हूं। इन्होंने अखिलेश वखिलेश कहा, कमलनाथ जी ने किस तरह से मध्य प्रदेश में, फिर उन्हीं के साथ ये समझौता कर लेते हैं। अभी संजय राउत जी सामना में क्या क्या लिख रहे हैं, तो ये तो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से ये भानुमति का कुनबा है, वो दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के ओर है, खाने के ओर है। ठीक है, ये आपका अंदरूनी मामला। और इसी डिबेट के अंदर लाहरी साहब कह रहे हैं कि सुनते नहीं है ठीक से, हमारी बातों को ठीक से सुनते नहीं है। तो इंडी गठबंधन कितना इंटैक्ट है ये देश के सामने आ गया। इनके अंदर कांग्रेस पार्टी में वैसे ही अंदरूनी कलह भी है और इंडी गठबंधन में भी अंदरूनी कलह है, ये तो स्पष्ट हो गया है। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो झूठ और लूट की दुकान है, जो झूठ की गारंटी है, वो सबके सामने एक्सपोज हो गई है। जिस तरह से हिमाचल में ये लोग झूठा ड्रामा करके झूठ की गारंटी देकर के आए, कर्नाटक में झूठ की गारंटी लेकर के आए, वो हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है कि हम आपकी झूठ और लूट की दुकान के बहकावे में नहीं आने वाले। और हरियाणा ने ये साबित कर दिया कि कोई विकास की राजनीति दे सकता है, कोई समाज को एकजुट रख करके 36 के 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चल सकता है, सबका साथ सबका विकास कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, प्रबुद्ध व्यक्ति है, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतने बड़े रामविलास पासवान जी इनके साथ भी रहे हैं सत्ता के अंदर। ठीक है लारी साहब, 30 सेकंड दे पाऊंगी आपको। लारी साहब के साथ 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। हाँ, जल्दी से। देखिए, पहली बात है जो कमलनाथ ने कहा या हुड्डा ने कहा, जो भी कहा उन्होंने, उसका रिजल्ट उन लोग को मिल गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन मैं दोनों पार्टियों को कहूंगा कि अपने नेताओं को और अपने लिए भी एक मुहावरा याद रखें, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ज्यादा घमंड ना करें कि आप राष्ट्र पार्टी हैं लेकिन आप सबके सहारे पे चल रहे हैं। दोनों पार्टियां सबके सहारे पे चल रही है। बैसाखी उन्होंने रीजनल पार्टीज की ले रखी है, तो रीजनल पार्टीज की इज्जत करना सीखें। ठीक है, राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड में सर एक क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी हाथ में संविधान, जुबान पे दलित सम्मान और आरक्षण प्रावधान लेकर पूरी दुनिया में घूमे। लेकिन जब वो हरियाणा गए, ये तीनों मुद्दों को 10 जनपद में रखते गए। हरियाणा की जनता भी जानती है कि दलित का मुद्दा था, यदि वो दलित का मुद्दा लेके जाते तो उनको कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करना पड़ता कि शैलजा को किस भूमिका में रखा जाएगा। आरक्षण के प्रावधान से भी वो इसीलिए नहीं बोले, और संविधान की बात वो जैसे भूल ही गए थे पूरे हरियाणा चुनाव में। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस का भूमिका है, तो बाहर अलग, दूसरे राज्यों पे अलग, जब तक वो अपनी भूमिका और अपनी स्पष्टता स्पष्ट नहीं करेगी, जनता में स्वीकार्यता नहीं बनेगी। ठीक है, मुन्ना साहब 20 सेकंड आपको दे पाऊंगी। हरियाणा के लोगों ने पूर्णिमा जी, एजी, 2G और ना जीजा जी के घोटाले को भूला है। इसी का नतीजा है कि इसीलिए मैंने कहा था कि ये पार्टी बेईमानों की पार्टी है, और बेईमान लोगों को इस बार पहलवान, किसान और जवान सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और उत्तर प्रदेश में भी यही हालत होने वाला है। वहां सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होगी। उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस की कोई स्थान नहीं है। और 3 सीट बीचों भी रखा गया है ना, 1 सीट के लायक ये लोग हैं, वो भी मिल जाए तो इनको, मैं तो शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके लायक भी नहीं। ठीक है दीपक जी, मेरे पास समय होता है यादव जी तो मैं दे पाती, लेकिन मैं ऑलरेडी ओवर हूं सर, माफी चाहूंगी। अच्छा, मेरे पास है समय, अभी मुझे बताया, चलिए ये भी अच्छी बात है। जल्दी से दीपक जी, आप 30 सेकंड आपको देती हूँ मैं। धन्यवाद गुणवान जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भाजपा वही पार्टी है जो 400 जीतने चली थी और आगे कितने पार गए, 250 भी नहीं टच कर पाए। तो बड़ी बड़ी बातें भाजपा यहाँ पे बैठ के करती तो अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा में किसानों की समस्या खत्म हो गई, वहाँ पे हरियाणा में पहलवानों की समस्या खत्म हो गई। इन्होंने ब्रजभूषण सदस्य को टिकट नहीं दिया, उसके बेटे को दिया, तो इन्होंने बलात्कारियों का संरक्षण किया ना। तो इस तरीके से पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा की समस्या खत्म नहीं हो गई। चुनाव जवाब देने दीजिएगा। बात नहीं करी, चुनाव पे इन्होंने कटे और ये और बटेगी, किससे कौन कटेगा कौन काटेगा, ये देश जानना चाहता है। भाजपा काटने की और डराने की राजनीति करती है पिछले 10 सालों में। इसका जवाब तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी दे दिया कि जब हिंदुओं की बात आती है तो हिंदुओं को आप बांटने लगते हैं, मुसलमानों की बात आती है तो मुंह पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। यादव जी जल्दी से 30 सेकंड में रखेंगे। हिंदू की बात करते हैं, ठीक है। और लारी साहब आपसे वो जोक सुनना है मुझे एक बार, लेकिन जल्दी से यादव जी 30 सेकंड। पूर्णिमा जी
हरियाणा के जवानों ने, किसानों ने, पहलवानों ने ये संदेश दे दिया है कि संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के घूमते हैं, उनके साथ कोई नहीं है। 36 की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से, हमारी हैट्रिक लगाई है हम लोगों ने और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और ये साफ साफ हो गया कि 52वीं बार भी राहुल गांधी जो डिफेक्टेड पीस है वो लगातार रिजेक्ट उसको जनता कर रही है। डब्बे में समस्या नहीं है, रेलगाड़ी के इंजन में समस्या है। अरे भाई साहब, आपको इंजन बदलना पड़ेगा, प्रतिपक्ष है। और अगर राहुल गांधी ने मोर्चा नहीं संभाला होता, एक सेकंड नेता प्रतिपक्ष कैसे हैं? कैसे नेता प्रतिपक्ष है? लगातार विदेशी धरती पर जाकर के आंदोलन करने की बात करते हैं, तो शायद आप 240 से ऊपर चले जाते। कैसे नेता तब आप 240 से ऊपर चले जाते। जल्दी से द्विवेदी साहब 30 सेकंड। पर आक्षेप द्विवेदी साहब 30 सेकंड। द्विवेदी साहब 30 सेकंड। देखिए, लगाते हैं नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो उनके लिए क्या क्या डीएनए टेस्ट कराया जा रहा था उनका। और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी कहते थे इनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाने देंगे। देखिए, हार जीत अपनी जगह है, हार जीत जो आप स्वागत करिए, लेकिन आप दूसरे क्रिटिसाइज मत करिए। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, मजबूती लड़ा, लेकिन अगर 100 वोट ज्यादा मिल गया यही स्वागत अगर सामना के जरिए आप ऐसे ही भाषा में लिखते कि हार जीत होती रहती है, लेकिन हार जीत होती रहती है, ऐसा ही कुछ सामना में लिखा होता तो मुझे लगता है कांग्रेस को शायद ज्यादा बेहतर फील होता। लारी साहब मेरे पास समय खत्म है, लेकिन जल्दी से जाते हो, आपका जोक सुनना है मुझे। लारी साहब, जिस जोक पर आप हंसे थे, लारी साहब जल्दी से। नहीं, वो जोक आप नहीं समझेंगी। वो जोक ये है, चलिए, अच्छी बात है। जोक ऑफ द सेंचुरी ये लोग मार रहे थे, हाँ। तो मैं उस पर हंस रहा था। ऐसे जोक नहीं मारने चाहिए। काफी समय बाद ऐसे जोक सुनने को मिलते हैं तो हंसी आ जाती है। वो जोक आपने भी सुन लिया था कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस अपने लिए खुद कह रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, क्या नाम है, रीजनल लीडर्स को भी, कि जब नेशनल लीडर्स अपना आपस में बात कर रहे हैं,